नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज आगामी ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ में ऐसे विद्यार्थी जो प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। तो इसको मेंस और प्री में बांट कर न देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम बातचीत करेंगे समकालीन हिंदी कविता की विशेषताएं लिखिए के अंतर्गत। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप अपना उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रश्न के उत्तर पर हम आगे बढ़े इसके पहले जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, यानी कि तब जुड़े हैं जब उनका प्री निकल गया, तो उनका स्वागत हम करते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स को देखने से यही लग रहा है कि आप सभी मूल किताबों को पढ़ने के बजाय या फिर पढ़ने के बजाय केवल प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ही होता है। आपके दिमाग में मटेरियल होना चाहिए तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। पता चला कि केवल आप प्रैक्टिस ही करते रह गए और वहां पर आपके आंसर में घालमेल होने लगा। एक किसी दूसरे प्रश्न का दूसरे प्रश्न में उत्तर आप लिखने लगे, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही सतत प्रक्रिया के अंतर्गत है। आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने बहुत पहले से ही मुख्य परीक्षा को लेकर आप सभी को पढ़ाने की कोशिश की थी। हमें मालूम था कि आप सभी रिजल्ट आने के बाद परेशान होने लगेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रैक्टिस करिए, रोज 2 से 3 क्वेश्चन हल कीजिए, लेकिन 20 से 25 पेज पढ़िए भी। मूल किताबें जो हमने बताई हुई हैं, बार बार मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो समकालीन हिंदी कविता की विशेषताओं पर जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि नई कविता के बाद हिंदी कविता में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप से विकसित हुई। हमने नई कविता पर आप सभी से चर्चा की है, उसकी विशेषताओं को लेकर भी बातचीत की है और साथ में सप्तक पर भी हमने चर्चा की थी। तो आप देख रहे हैं कि जब नई कविता की बात की जा रही है तो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक आपके दिमाग में आना चाहिए और देख रहे हैं कि उसमें कई प्रवृत्तियां सामने दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक दौर आता है जब उस दौर को एक नया नाम दिया जाता है जिसको कि समकालीन हिंदी कविता के नाम से हम जानते हैं। तो अपना उत्तर आप लिखेंगे कि नई कविता के बाद हिंदी कविता में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप से विकसित हुई और ये साहित्यिक प्रवृत्तियां केवल कविता के क्षेत्र में नहीं बल्कि कहानी के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि विकसित होने लगी। नई कहानी के बाद तमाम छोटे छोटे कहानी आंदोलन हुए। उसी तरीके से नई कविता के बाद हिंदी कविता में भी छोटे छोटे आंदोलन या फिर विचारधाराओं पर आधारित कविताएं लिखी जाने लगी। उसके अंतर्गत अलग अलग कवियों के नाम आप देखेंगे। समकालीन हिंदी कविता के प्रारंभ और नामकरण को लेकर विवाद है। यह विवाद है कि समकालीन हिंदी कविता की शुरुआत कब से मानी जाए, उसका सही नाम क्या हो। आप देख रहे हैं कि आदिकाल, रीतिकाल के बाद सबसे कठिन नामकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं समकालीन हिंदी कविता का कि आखिरकार इसको नाम क्या दे। जहां एक और 1960 के बाद की कविता को समकालीन हिंदी कविता कहा गया, वहीं दूसरी ओर पाठक इसे अपने वर्तमान से भी जोड़ते हैं। हमारे सामने यही समस्या आई कि जिस कविता को हम समकालीन हिंदी कविता कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो साठोत्तरी हिंदी कविता है यानी 1960 के बाद की जो हिंदी कविता है उसको समकालीन हिंदी कविता कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्तमान दौर चल रहा है, कई बार हम कहते हैं कि फला मेरे समकालीन है, मतलब कि हमारे ही दौर के। तो समकालीन शब्द आप देख रहे हैं, एक तो 1960, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 1960 हमारे लिए एक लंबा मतलब समय रहा है। उसको समकालीन हम कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे हम सभी 1990 के बाद के लोग हैं तो 1960 के जो लोग हैं उनका भी 1960 समकालीन है
और 1990 भी। और जो लोग 1990 में पैदा हुए या फिर उसके बाद पैदा हो रहे हैं तो उनका अपना समकालीन है। तो इस समय जो भी हिंदी कविता लिखी जा रही है उसके नामकरण को लेकर और उसके समय को लेकर काफी डिबेट चला है। और कई लोगों ने कहा कि जो समकालीन शब्द है इसको रबर की तरफ बढ़ा लीजिए, जहां तक बढ़ा सकते हैं वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो लोगों ने बढ़ाकर इसको 1960 के बाद की हिंदी कविता से जोड़ा और अपने वर्तमान समय से भी जोड़ा। अब इसका परिणाम क्या निकला? इस कविता को अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन, विचार कविता, बीट कविता, न कविता आदि के विकसित रूपों से जोड़कर देखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आदिकाल में अलग अलग साहित्य थे, सिद्धनाथ, जैन, लौकिक साहित्य, उसी तरीके से समकालीन हिंदी कविता में आप देख रहे हैं कि कविता की कोई एक खास प्रवृत्ति आपको नहीं दिखाई दे रही। आगे आप लिखेंगे अकविता के बारे में। यह कविता कविता के उन प्रतिमानों को अस्वीकृत करती है जो उस पर थोपे गए। अभी तक जो कविता के नए प्रतिमान थे या फिर इसके पहले के जो प्रतिमान थे उसका ये क्या करती है? नकार करती है। यह कविता कविता के उन प्रतिमानों को अस्वीकृत करती है जो उस पर थोपे गए। कवि अपनी हर बात को बिना किसी औपचारिकता के कविता में कह सके, यही अकविता का प्रयास है। इसका मतलब कि पहले जो भी कवि हुआ करते थे फॉर्मेट तैयार करते थे कि हमें इस टाइप से लिखना है, लेकिन यहाँ पर उस फॉर्मेट, उस प्रतिमान को नकारा गया और बिना किसी औपचारिकता की, फॉर्मेलिटी के कविता लिखने की कोशिश की गई। उसी का नाम था अकविता। इसे मुक्त छंद कविता का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। ये वही मुक्त छंद है जिसको लेकर घनानंद ने भी बात की और निराला ने भी बात की। तो इसके चरम उत्कर्ष पर अकविता को देखा जा सकता है। इसमें लघु मानव और महानगरी बोध को केंद्र में रखा गया है। ऐसे कवियों में धूमिल, राजकमल चौधरी और सौमित्र मोहन का नाम प्रमुख है। तो अकविता में तमाम कवि हैं, लेकिन चूंकि आपको आंसर लिखना है तो 2 से 3 कवियों का उदाहरण यहाँ पर देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि आपने अकविता के बारे में अच्छी जानकारी रखी हुई है। अगली कविता है जनवादी कविता। ये कविताएं प्रगतिवाद का ही नया रूप लगती हैं। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कि ऐसी कविता जिसके केंद्र में कौन हो? आम जनजीवन। तो प्रगतिवाद का ही नया रूप लगती हैं, लेकिन इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग किया गया है तथा सोवियत मॉडल के विपरीत चीनी मॉडल को प्राथमिकता दी गई। जहां हम रूस की क्रांति या फिर वहां पर जो इसके विचार थे उसको मानते थे, उस मॉडल को मानते थे, लेकिन जनवादी कविता में चीनी मॉडल को माना गया, जिसके फलस्वरूप आपने कविता पढ़ी होगी नक्सलबाड़ी। उदाहरण दे सकते हैं आप। इसमें लोकतंत्र तथा देश की राजनीतिक स्थितियों के प्रति आक्रोश है। ये वो दौर है जब देश आजाद हो चुका है, कई आंदोलन शुरू हो चुके हैं जो अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। उसमें से एक जो नक्सलबाड़ी आंदोलन है, यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग तो किया गया, लेकिन जो मॉडल था वो चेंज हो गया। रूस की जगह पर चीन के मॉडल को अपनाया जाने लगा, यानी बंदूक की नोक पर चीजों को ग्रहण करने की कोशिश की गई। इसी विषय वस्तु के रूप में आपातकाल भी है। ये वही दौर है जब हमारे देश में आपातकाल का दौर चल रहा था। जनवादी कवियों में अगर बात करें तो धूमिल, कुमार विकल, मंगलेश डबराल और लीलाधर जगूड़ी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कवि हैं, चूंकि ये छोटे छोटे कालखंड में है और कवि उस समय लिख ही रहे थे, तो इनको किस धारा में रखा जाए इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। इसको लेकर भी एक चर्चा परिचर्चा हो सकती है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे सुमित्रानंदन पंत को, उनकी कविताओं में बहुत परिवर्तन हुए। आपने अगर इतिहास ग्रंथ अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। केवल वो प्रकृति के सुकुमार कवि नहीं, बल्कि अलग अलग विचारों का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा है, उन्होंने खंडन भी किया उसका। तो जनवादी कविता एक तरीके से प्रगतिवाद का ही चरम रूप
आप मान सकते हैं। अगली जो कविता है नव कविता, ये समकालीन कविता की छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, या फिर कहें कि आंदोलन के रूप में कवियों ने इनसे अपने को जोड़ा और फिर उस हिसाब से कविताएं लिखना शुरू किया। नवगीत क्या है? नई कविता के बाद आंदोलन के रूप में एक नवगीत आंदोलन चला, जो नई कविता के गीत तत्व को लेकर आगे बढ़ा। आप देखेंगे कि कविता में गीत तत्व कोई नया नहीं है। सूरदास को आप पढ़ेंगे, विद्यापति को पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, तो उनकी कविताओं में गीत तत्व की प्रधानता रही। नई कविता के बाद एक आंदोलन चला जिसमें गीत तत्व को केंद्र में रखा गया, इसलिए उस कविता का नाम नवगीत रखा गया। गीत भी है तो किस टाइप का है? नया गीत है। नवगीत के समर्थकों ने आधुनिक यथार्थ से संबंध गीत रचे और सिद्ध किया कि गीत अप्रासंगिक विधा नहीं है। बीच में कविता का रूप धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे अकविता, सभी प्रतिमानों को उसने खारिज कर दिया और लगा कि अब गीत का कोई मतलब नहीं है कविता में। लेकिन नवगीत के कवियों ने यह लिखकर सिद्ध किया कि गीत की प्रासंगिकता जब तक ये मानव जीवन रहेगा तब तक रहेगी, और ये बात सही है। उसमें इतनी लचीलापन है कि वह समकालीन यथार्थ को भी धारण कर सके। मतलब गीत के माध्यम से हम अपने वर्तमान या फिर उस समय की जो भी समस्याएं और उनको जोड़ते हुए यथार्थ के रूप में प्रस्तुत कर सके। यही आंदोलन नवगीत कहलाया। नवगीत के प्रमुख कवियों में रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, कुमार शिव, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, ओम प्रकाश प्रभाकर, ठाकुर प्रसाद सिंह तथा उमाकांत मालवीय आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद समकालीन हिंदी कविता का और रूप बदलता है, उसमें कुछ और चीजें जुड़ती हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद 1980 के दशक में आप देखेंगे कि कविता भूमंडलीकरण और विमर्श से प्रभावित होकर लिखी जाने लगी, जिसको कि हम ग्लोबलाइजेशन इत्यादि भी कह सकते हैं। तो उसका भी प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे हमारी कविता के भी विषय वस्तु जो है वो बदलते गए। तो भूमंडलीकरण, आप देखेंगे कि इसके पहले जितनी भी कविताओं की हमने प्रवृत्तियों की चर्चा की थी, उसमें भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग नहीं देखा होगा। लेकिन ये समकालीन हिंदी कविता है जिसको कि भूमंडलीकरण से भी जोड़कर देखा जा सकता है, विमर्शों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। 1980 के बाद समकालीन हिंदी कविता की संवेदना का फलक बहुत विस्तृत और बहुआयामी है। वह विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रक्रियाओं को अपने भीतर समाहित करती है। उसमें पूंजीवाद एवं भूमंडलीकरण से लेकर सांप्रदायिकता तक की स्थितियां मौजूद हैं। वह अपनी बहुआयामिता में किसान, आदिवासी, दलित, स्त्री, वृद्ध, बच्चे आदि सभी को शामिल करती है। उसमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंता का स्वर भी सुनाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी इत्यादि में पढ़ते होंगे या फिर सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि में आप भागीदारी करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वक्तागण आते हैं जो समकालीन हिंदी कविता में प्रकृति और पर्यावरण को लेकर विचार विमर्श करते हैं। खासतौर से जो आदिवासी कविताएं हैं उसमें पर्यावरण और प्रकृति को लेकर वैसी ही चेतना है जैसी पंत की थी या फिर कुछ अलग ढंग की है। दोनों की कविताओं में अंतर है। इसलिए अगर आप सभी पीएचडी के टॉपिक्स को चुन रहे हैं तो जो पंत की प्रकृति चेतना थी और जो आदिवासी कवियों की प्रकृति चेतना है उनमें क्या अंतर है, एक तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि जैसे हम गैर दलित लेखक और दलित लेखकों की रचनाओं में तुलना करते हैं, वैसे ही आप अगर प्रकृति के हिसाब से रिसर्च करना चाहते हैं तो एक टॉपिक यहाँ पर बन सकता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक बन सकता है। आप नोट कर सकते हैं इसको। और जब भी आप सेमिनारों में जाइए तो विषय वस्तु को जरूर ध्यान में रखिए। वही विषय वस्तु आगे चलकर विशेषताओं और प्रवृत्तियों में बदल जाते हैं। तो जो भी समकालीन हिंदी कविता है 1980 के बाद राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से तो प्रभावित होती ही है,
साथ में पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता आदि जो स्थितियां हैं उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और कारण ये होता है कि किसान, आदिवासी, दलित, स्त्री, वृद्ध, बच्चे सभी कविता के केंद्र में आ जाते हैं। और यही नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की चिंता भी कवि करने लगते हैं। इसके पहले इसकी चिंता वैज्ञानिक लोग किया करते थे, लेकिन यहाँ पर कवियों ने भी करना शुरू किया। इसमें उदय प्रकाश, एकांत श्रीवास्तव, अनामिका, कात्यायनी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कवि प्रसिद्ध हैं। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक सामान्य कवि के रूप में ही माने तो समकालीन हिंदी कविता में एक बड़े कवि के रूप में, अगर हम दलित कविता में माने तो उसमें तो प्रमुख हैं। तो उदाहरण के रूप में 4-5 हमने कवियों का नाम बता दिया भूमंडलीकरण और विमर्श से प्रभावित कविता के अंतर्गत। एक उदाहरण भी है यहाँ पर कि कैसे जो कविता है अब वो सामाजिक रूप से इसकी संवेदना का फलक बढ़ा है, तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया। इसको विमर्शों के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं और संवेदना के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ठाकुर का कुआं नाम से कविता है, उसी से इसको हमने लिया हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी का, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में कविता छोटी सी है लेकिन बहुत ही मार्मिक ढंग की है। इसमें चेतना का अंतर है। एक दलित जिसने उस चीज को अनुभूत किया है और उसकी चेतना कैसी है, और एक जो गैर दलित साहित्यकार दलित जीवन पर लिखते हैं उनकी चेतना में अंतर है, अनुभूति का भी अंतर है। आप आगे लिखेंगे कि समकालीन हिंदी कविता में बिंबात्मकता की बजाय सपाट बयानी पर बल दिया गया है। इसके पहले आप देखेंगे जो प्रयोगवादी कविताएं थी और खासतौर से अंधेरे में इत्यादि, तो उसमें बिंब की प्रधानता थी। केदारनाथ सिंह इत्यादि की कविताओं को पढ़ेंगे तो भी उसमें भी बिंब दिखाई पड़ता। लेकिन समकालीन हिंदी कविता में बिंब की जगह सपाट बयानी यानी सरलता से चीजों को रखने की कोशिश की गई। जैसे धूमिल की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो बिंब तो उपस्थित होते हैं, लेकिन ऐसे बिंब हैं जो लगता है कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सपाट बयानी की वजह से समकालीन हिंदी कविता में गद्यात्मकता का आग्रह बढ़ा। वो कविता लग ही नहीं रही थी, लग रहा था कि हम कोई गद्य पढ़ रहे हैं। लेकिन 8वें दशक में कविता ने बिंबात्मकता आदि को भी अपनाना आरंभ किया। भाषा में भी शब्दाडंबर की बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। इस दौर की कविता अधिकांशतः मुक्तक या छोटी ही है। प्रतीकों के प्रयोग में साठोत्तरी कविता ने यानी समकालीन हिंदी कविता ने अपने कथ्य और दृष्टिकोण के अनुकूल वैसे ही यौन परक, स्त्री देह आदि से संबंधित प्रतीक चुने, जबकि बाद की कविताओं में प्रतीकों का क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ। तो बिंब, भाषा और प्रतीक का मूल्यांकन आपने इस पैरा में कर लिया। निष्कर्ष में जा सकते हैं, आप लिखेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समकालीन हिंदी कविता का विषय वैविध्य है। आपने देखा कि कैसे अलग अलग विषय पर, और विषय पर ही नहीं बल्कि एक ग्रुप बना हुआ है कि कौन अकविता में है, कौन जनवादी कविता में है, कौन नवगीत में है, कौन विमर्शों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो विविधता तो है, जिसके कारण अगर प्रवृत्तियों की बात करें तो अनिर्दिष्ट कोई एक खास प्रवृत्ति उभरकर सामने नहीं आती, उसमें भी विविधता है। दशकों के आधार पर यानी कि दशक दर दशक मैं कहूं तो उसके आधार पर देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण इसकी प्रवृत्तियां बदलती और विकसित होती रही। तो समकालीन हिंदी कविता, जब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय भी कविताएं लिखी जा रही हैं, वो भी समकालीन है। और एक जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था उसके 30 साल 40 साल पहले की जो कविता थी उसको भी हम समकालीन हिंदी कविता कहते हैं। अगर देखा जाए 1960 से लेकर अब तक की हम बात करें तो लगभग जो आप देख रहे हैं कि 60-65 साल की कविता है उसको भी क्या माना जा रहा है, समकालीन हिंदी कविता। हालांकि इतिहास लिखे जा रहे हैं कालखंडों को। अब तो साहित्य का रूप भी बदल गया, स्त्री साहित्य हो गया, दलित साहित्य हो गया, आदिवासी साहित्य हो गया। ठीक है, तो इन विमर्शों के बीच समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का निर्धारण
हमने अपने हिसाब से यहाँ पर किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको 1960 के बाद की जो हिंदी कविता की यात्रा रही है वो भी समझ में आ गई होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। परीक्षा में शब्द सीमा के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से आप अपने उत्तर को मॉडिफाई करेंगे। क्योंकि मटेरियल जब आपके दिमाग में अधिक रहेगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। जब आपका मटेरियल नहीं रहेगा, आपकी कलम रुक जाएगी, आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे देखते ही रह जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चीजों को समझिए कि इतना वक्त लेकर और इतना सावधानी के साथ हम क्यों आप सभी को प्रश्नोत्तर लिखाते हैं और बार बार अलर्ट भी करते हैं। ये चीजें आप खरीद नहीं सकते हैं, केवल समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।